Okay. So on the first lecture or first part of the vectors, we have talked about what are the vectors, what are the different type of vectors, how we define the vector, what is the equality of vector, what is the line of support, what is the magnitude, what is the sense. Where we define unit vector, null vector, position vector, when the two vectors are collinear. Okay, when 3 points are collinear. Last part we took was if the 3 points are collinear, then what should be the condition? If 3 points are if 3 points are collinear, then there should be a linear expression of the form of x times a plus y times b plus z times c equals to 0, where x plus y plus z is equals to 0. अब ध्यान देना कि दिस स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू फॉर 3 पॉइंट्स. ठीक है, 3 से ज़्यादा पॉइंट्स करने हैं तो उसके लिए फिर तरीका अलग हो जाता है. आपको फिर ये बेसिकली तरीका सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनके पोजीशन वेक्टर्स को चेक करना कि वो कोलिनियर हैं या नहीं है, इसके लिए इसका यूटिलाइजेशन करा जाएगा. ठीक है, कि अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसे कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, इफ दिस इज द पॉइंट ए whose position vector is a vector, there is a point b whose position vector is b vector. ठीक है, so these are the 2 points with position vector a vector and b vector. तो a b vector को हम लोग क्या लिख पाएंगे? a b vector will be final minus initial. ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बी ए वेक्टर लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए कि हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. कैसे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? देखिए सेम जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अप्लाई, जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी कैन अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला हियर एज वेल. लेट्स से there is a point P with position vector r vector over here, and it is given that the ratio of AP is to PB, AP is to PB is m is to n. Given that AP is to PB is equals to m by n. Okay. Now think AP vector is parallel to PB vector. ठीक है, therefore AP vector will be equals to what? Lambda times PB vector. Now lambda will be greater than 0 because the sense of AP and PB are same. ठीक है, अब ध्यान करो ये मॉड ऑफ लैम्डा होता क्या था? मॉड ऑफ लैम्डा वाज इक्वल्स टू मॉड ऑफ AP वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ PB वेक्टर. तो ये आपका हुआ AP अपॉन PB जो आपको क्या दे रखा है? m by n. तो इस कारण से AP वेक्टर विच इज R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल्स टू m by n. PB वेक्टर इज B वेक्टर माइनस R वेक्टर. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो n टाइम्स R वेक्टर माइनस n टाइम्स A वेक्टर इज इक्वल्स टू m टाइम B वेक्टर माइनस m टाइम्स R वेक्टर. ये हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग R वेक्टर वाली टर्म से एक तरफ कर लेते तो R वेक्टर वाले टर्म से एक तरफ कर लेंगे तो m प्लस n दैट विल बी इक्वल्स टू m टाइम b वेक्टर प्लस n टाइम a वेक्टर अपॉन ये रहेगा. तो इससे हमारे पास r वेक्टर जो आएगा वो आएगा m टाइम b वेक्टर प्लस n टाइम a वेक्टर अपॉन m प्लस n. So this is the position vector of a point which divides AB in the ratio m is to n. ठीक है, ये m is to n के रेशियो में डिवाइड कर रहा था तो हम लोगों ने ऐसे यूज करा. अब यही डिवीजन अगर एक्सटर्नल होता तो भी वही चीज होती है. एक्सटर्नल के केस में क्या हो जाता कि ये होता A, ये होता B और ये होता P. P का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर और A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, ये होता. और यहाँ भी हमको क्या दे रखा है? AP अपॉन BP दैट इज गिवन एज m बाय n. मतलब ये वाला लेंथ का रेशो और ये वाले लेंथ का रेशो, ये आपको रेशो कितना दे रखा है? m बाय n दे रखा है. ठीक है, कितना रेशो दे रखा है? m बाय n. तो इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस? देखिए अगेन यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AP वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स BP वेक्टर. AP वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स BP वेक्टर. अब
लैम्डा समझो कि लैम्डा विल बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि एपी का सेंस और बीपी का सेंस सेम है, ठीक है। अगर आप यहाँ बीपी की जगह पीबी लिखते तो आपका सेंस क्या हो जाता, थोड़ा अपोजिट हो जाता, तो ये लैम्डा नेगेटिव आ जाता। लेकिन बताओ मॉड ऑफ लैम्डा कितना होगा, मॉड ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल्स टू एपी अपॉन बीपी, ठीक है। अब लैम्डा पॉजिटिव होगा तो लैम्डा की वैल्यू ये हो जाएगी, और यही रेशियो आपको क्या दे रखा है, m/n। तो AP वेक्टर इज R वेक्टर माइनस A वेक्टर, that will be equals to m/n times BP वेक्टर, that is R वेक्टर माइनस B वेक्टर। इसको सॉल्व करिए, इससे अगर सॉल्व करेंगे तो n टाइम्स R वेक्टर माइनस n टाइम्स A वेक्टर इज इक्वल्स टू m टाइम्स R वेक्टर माइनस m टाइम्स B वेक्टर। तो R वेक्टर वाले टर्म से एक तरफ ले गए तो R वेक्टर वाले टर्म से एक तरफ ले गए तो m माइनस n, that will be equals to m टाइम B वेक्टर माइनस n टाइम A वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो दिस इज द, ये यहाँ से सॉरी m माइनस n अभी नहीं आएगा, बाद में। इससे तो हमारे पास R वेक्टर की जो वैल्यू आएगी, फ्रॉम हियर वी गेट R वेक्टर इज इक्वल्स टू m टाइम B वेक्टर माइनस n टाइम A वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो देख रहे हो एवरीथिंग इज कमिंग जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही आ रहा है। तो जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे रिजल्ट्स थे वो सब यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दे विल बी सेम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए इससे अगर हम लोग अलग अलग रिजल्ट्स निकालें तो रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं, जो कॉमन रिजल्ट जो आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर मैं ध्यान दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर इस तरह से आपको कोई एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए और ये दे रखा है बी, और आपको इनके पोजीशन वेक्टर्स मालूम है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो बताओ मिड पॉइंट क्या आएगा, व्हाट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो हर ट्राइंगल के तो क्या होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं ना, याद है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर वगैरह। तो देखो यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो देखो जब, अब बताओ सबसे पहले ये ट्राइंगल कब बनेगा, जब ट्राइंगल ये बनेगा तो देख रहे हो कि कब, जब ट्राइंगल तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कंडीशन अगर होगी तो ट्राइंगल क्या बने, तो ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस कारण से आप देखिए कि यहाँ पे अब क्या क्या होगा कि एक तो ये सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कितना आएगा, सेंट्रॉइड सरकम, क्योंकि सब कुछ वही है तो इस कारण से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल डिवाइड बाय 3, ये सेंट्रॉइड हो जाएगा। मान लीजिए ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ बी है और ये वाली लेंथ सी है, तो इस कारण से इन सेंटर क्या आ जाएगा, इन सेंटर विल बी ए टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी टाइम बी वेक्टर प्लस सी टाइम सी वेक्टर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। समझ में आया सबको यहाँ तक। तो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स जिसके थ्रू हम लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। सरकम सेंटर याद करो, सरकम सेंटर में क्या होगा, सरकम सेंटर में ये ए की जगह आ जाएगा साइन 2a टाइम्स ए वेक्टर, साइन 2b टाइम्स बी वेक्टर, साइन 2c टाइम्स सी वेक्टर होल डिवाइड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब किसी से अगर ये रिजल्ट्स किसी को अगर नहीं क्लियर हैं कि कैसे होते हैं क्या होते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम के आपका एक प्लेलिस्ट मिलेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से, उसमें सब डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेटरल, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, उन सब के लगभग 4 वीडियोस वहाँ पे हैं जो आप आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उनसे आप ये सब चीज़ चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह से ऑर्थो सेंटर भी आता है, तो ऑर्थो सेंटर के केस में क्या जाता है, ऑर्थो सेंटर में ये जो ए बी सी होते हैं उनकी जगह 10a 10b 10c आ जाता है। तो 10a टाइम्स ए वेक्टर प्लस 10b टाइम्स बी वेक्टर प्लस 10c टाइम्स सी वेक्टर अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c, ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, तो हाउ टू फाइंड द मीडियन। मीडियन निकालने के देखो कि ये वाला मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, कितना होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। तो अगर ये पॉइंट डी जो हुआ, डी ये हो गया, तो अगर हमें क्या चाहिए,
AD, that is mod of AD vector. Mod of AD vector मतलब position vector of D, that is B plus C by 2 minus A का mod. तो that will be equals to 1 upon 2 modulus of B vector plus C vector minus twice of A vector. This is the length of the median. ये length of median आ गया, length of median through A. ठीक है, तो इस तरह से आप और भी चीज़ों को देख सकते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ करते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जा सकती हैं. ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक थ्योरम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट थ्योरम. बड़े काम की थ्योरम है, 2-3 बार जेई में इस पे सवाल भी आए हैं. मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर ये ए है और ये बी है और ये पॉइंट है सी और कोई पॉइंट है पी, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक आपके ये 3 वेक्टर्स होंगे. एक वेक्टर हुआ आपका कौन सा, पी ए वेक्टर. फिर एक आपका इसी तरह से होगा पी बी वेक्टर, और इसी तरह से एक आपका ऐसे आएगा पी सी वेक्टर. ठीक है, तो स्टेट्स दैट पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी सी वेक्टर. पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी सी वेक्टर. ये आपका रिजल्ट आता है. सिंपल सा रूल कैसे करें भाई, देखो पी ए वेक्टर में तो हम इसे लिख देते हैं पी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर. ठीक है, प्लस इसी तरह से पी बी वेक्टर को मैं पी सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर लिख सकता हूँ, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है उसके अकॉर्डिंगली. तो अब जरा यहाँ पे देखना, पी सी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर दैट इज ट्वाइस ऑफ पी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर plus CB vector. Now remember C is the midpoint of AB. Therefore CA and CB are the equal length. CA and CB are on the same line, and CA and CB have opposite signs. Hence we can say that CA vector is equals to minus of CB vector. तो इस कारण से CA वेक्टर प्लस CB वेक्टर जो आएगा वो एक नल वेक्टर आ जाएगा. तो ट्वाइस ऑफ PC वेक्टर प्लस नल वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PC वेक्टर. ये एक मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे हमारी आ जाती है. ठीक है, इसे अपोलोनियस थ्योरम वगैरह जो भी बोलना चाहो वो भी बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ मीडियन की तरह से हेल्प हो जाएगा. लेकिन देखो अब इसमें हम जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ कि लेट्स से क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी. Question is, any quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides. A quadrilateral formed by joining the midpoint of the sides will be a parallelogram. ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है, ये P Q R S. तो फॉर any quadrilateral A B C D, P Q R S are midpoints, then quadrilateral PQRS is a parallelogram. ये हम लोगों को शो करना है. क्या ये क्लियर है सबको? इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन करना है तो प्लीज पूछे. The question is, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे AC का मिड पॉइंट,
यहाँ पे AC का और BD का मिड पॉइंट कोई भी कोलेटरल है, ठीक है। तो ये आपको M बोला है और ये आपको क्या बोला है, N बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर प्लस DA वेक्टर इज इक्वल्स टू K टाइम्स NM वेक्टर। फाइंड K। क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं। फॉर अ गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल AC एंड BD आर M and N respectively. Find BA vector plus BA vector plus BC vector plus DC vector plus DA vector is equals to K times MN vector NM vector. Then find the value of K. That is what is required. Okay. So find the value of K. So as per the midpoint theorem, we can say that BA vector plus BC vector, because B is the external point, A and C are the 2 points, and M is the midpoint of AC. So BA plus BC can be written as 2 times BM vector. Okay. Now similarly, we can also say that DC vector plus DA vector. तो A और C का मिड पॉइंट M और D इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो इस मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 2 टाइम्स DM वेक्टर हो जाएगा। तो जो हमसे बोला गया है कौन सा, BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर प्लस DA वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स BM वेक्टर प्लस DM वेक्टर। अब यहाँ पे माइनस लगा कर दे -2, तो -2 तो ये हो जाएगा MD वेक्टर प्लस MB वेक्टर हो जाएगा ये। तो एक पॉइंट M से हम लोग क्या कर रहे हैं, M से B और D को ज्वाइन कर रहे हैं, और BD का मिड पॉइंट कौन है, N है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू -2 टाइम, अगेन मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स MN वेक्टर, तो ये -4 टाइम्स MN वेक्टर हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 4 टाइम्स NM वेक्टर। तो इस कारण से हम क्या कह सकते हैं कि फॉर दिस अमाउंट द वैल्यू ऑफ K विल बी इक्वल्स टू 4। ये जेई में आया हुआ सवाल है। सो पिछला क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए। BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BM वेक्टर एज पर द मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि A और C का मिड पॉइंट कौन है, M। DC वेक्टर प्लस DA वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम DM वेक्टर, क्योंकि AC का मिड पॉइंट M और D एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, दोनों को ज्वाइन कर दो तो BA प्लस BC प्लस DC प्लस DA इज 2 टाइम्स BM वेक्टर प्लस DM वेक्टर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने माइनस करा तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये अंदर MD प्लस MB। अब M एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, B और D को ज्वाइन कर रहे हो, B और D का मिड पॉइंट है N, तो ये ट्वाइस ऑफ MN थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो इससे आपका -4 MN थ्योरम MN वेक्टर या फिर 4 टाइम्स NM वेक्टर आ जाएगा। तो इससे K की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ हम टर्मोलॉजीज को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। टर्मोलॉजीज को क्या डिफाइन कर रहे हैं कि देखिए कि इस तरह की क्या होता है कि इफ देयर आर n वेक्टर्स, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, ऐसे करते हुए Rn वेक्टर, n वेक्टर्स हैं, ठीक है, और λ1 λ2 λ3 और λn, ठीक है, ये आपके n स्केलर्स हैं। तो n वेक्टर्स हैं और n क्या है, स्केलर्स हैं, ठीक है। अब इन n वेक्टर्स और n स्केलर्स में क्या होगा कि ऐसे λ1 R1 वेक्टर प्लस λ2 R2 वेक्टर प्लस λ3 R3 वेक्टर, ऐसे करते हुए λn Rn वेक्टर, ये इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी कब, दो तरीके से कर सकती है। कब, जब ऑल लैम्डा आईज आर इक्वल्स टू 0, सारे लैम्डा 0 हो जाए तो 0 इक्वल 0 हो ही जाएगा। या फिर ऐसा हो
कि ऑल लैम्डा आईज आर नॉट इक्वल टू जीरो, सारे लैम्डा आई एक साथ जीरो नहीं है। ठीक है, मतलब देखो सिंपल सी इस तरह की बात क्या कर रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल जीरो। तो देख रहे हो कि ए बी सी में लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री कौन हो गए, वन 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 हो गए। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अगर ऐसा ना हो पाए तो जीरो टाइम ए वेक्टर प्लस जीरो टाइम बी वेक्टर प्लस जीरो टाइम सी वेक्टर इक्वल जीरो हो सकता है। तो ये कौन सा केस है, ये वाला केस है। और या फिर ऐसा कोई एग्जिस्ट करे कि जिसमें ऐसा आ जाए। तो जब सारे लैम्डा एक साथ जीरो नहीं होंगे तो इन एन वेक्टर्स में क्या बनेगा, एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। तो इस कारण से इसको बोलते हैं कि एन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ओके। अगर यहां पे ये सारे लैम्डा, ये इक्वेशन तभी एग्जिस्ट करे जब सारे लैम्डा एक साथ जीरो हो जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ऐसी लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है ना। तो जब एन वेक्टर्स ऐसी कंडीशन फुलफिल करते हैं जब सारे लैम्डा जीरो ना हो, तो हम उन एन वेक्टर्स को बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ये सिर्फ तभी ट्रू हो जब वो सारे लैम्डा जीरो हो जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फॉर एनी एन वेक्टर्स या तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों में से कोई ना कोई होना जरूरी है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, क्या ये बात सबको क्लियर है। और जब मैं किसी एक वेक्टर, ठीक है, जब ऐसा हो कि इफ एनी वेक्टर आर वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा वन आर वन वेक्टर प्लस लैम्डा टू आर टू वेक्टर प्लस लैम्डा थ्री आर थ्री वेक्टर टिल लैम्डा एन आर एन वेक्टर, किसी में आर वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं जहां पे ऑल लैम्डा आईज आर नॉट इक्वल जीरो साइमल्टेनियसली, मतलब एक वेक्टर को बाकी कुछ एन वेक्टर के टर्म्स में लिख सकता हूं, देन आर वेक्टर इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। व्हाट दिस इज कॉल्ड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन वेक्टर्स। अगर ऐसा होगा तो हम लोग ये बोलेंगे, तीन चीजें हमने यहां पे डिफाइन करी। पहली चीज क्या, कि अगर आपके एन वेक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए एक ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है जो लैम्डा वन आर वन वेक्टर प्लस लैम्डा टू आर टू वेक्टर प्लस लैम्डा थ्री आर थ्री वेक्टर टिल लैम्डा एन आर एन वेक्टर, ये क्या हो, जीरो हो जाए। कब, जब सारे के सारे एक साथ जीरो हो रहे हों तो हम उसे बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर सारे लैम्डा एक साथ जीरो नहीं हो रहे, मतलब कुछ नॉन जीरो हैं, तो हम उन एन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, और जब मैं किसी एक आर वेक्टर को एन वेक्टर के टर्म्स में लिख सकता हूं तो उस आर वेक्टर को हम लोग कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन वेक्टर्स। ठीक है, ये तीन टर्मोलॉजीज मैंने आप लोग को यहां पर डिफाइन करी। अब मैं इसको कोरिलेट करता हूं आपको उस चीज से जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे याद करिए कि लेट्स टॉक अबाउट कि जब n की वैल्यू 2 होगी, अगर n की वैल्यू 2 है तो आप सोचिए कि अगर a और b दो वेक्टर्स हैं तो x टाइम a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द कंडीशन। सो इस कंडीशन से आप क्या समझोगे, अगर आपके वो वेक्टर्स थे a वेक्टर और b वेक्टर और n मतलब x टाइम a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर इक्वल जीरो एंड x एंड y आर नॉट इक्वल जीरो, इसका मतलब कैन आई से दैट a वेक्टर एंड b वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान देना कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो x टाइम ए वेक्टर विल बी माइनस वाई टाइम बी वेक्टर, देयरफॉर ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स टाइम बी वेक्टर हो जाएगा ये, मतलब ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, पैरेलल बोलो या फिर कोलिनियर बोलो, जो बोलना चाहो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, कितने वेक्टर्स, दो, if two vectors are linearly dependent this implies that they are parallel or collinear and vice versa। ठीक है, अच्छा
अब जरा देखो कि इसका रिवर्स में क्या आता है। इसका रिवर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। रिवर्स में इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। अब कोई भी दो वेक्टर या तो कोलिनियर होंगे या कोलिनियर नहीं होंगे, उसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? ओके, चलिए देखिए, तो इसका मतलब ए और बी अगर कोलिनियर हैं तो या तो वो कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे कोई भी दो वेक्टर। तो अगर कोलिनियर है तो लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना। ठीक है, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, this implies that x time a vector plus y time b vector is equals to 0 if and only if x equals to y equals to 0, or a vector and b vector are linearly independent। ये किसके लिए आया? n equals to 2 के लिए आया। ठीक है, फॉर n equals to 2 it will happen। ठीक है, कि दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट तो कोलिनियर, दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नॉन कोलिनियर। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देता हूं, देखो इस पे क्वेश्चन क्या है कि लेट से मैंने आपसे बोला कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट नो टू आर कोलिनियर। इनमें से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज कोलिनियर टू सी वेक्टर एंड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज कोलिनियर टू ए वेक्टर। ठीक है, फाइंड a vector plus b vector plus c vector, this is the question। given informations क्या क्या है? what are the given informations? given information देखोगे कि no two of them are collinear, no two of a b c are collinear, a plus b is collinear to c, b plus c is collinear to a, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो इन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं तो हमें क्या दे रखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम सी होगा, लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और b प्लस सी विल बी इक्वल टू म्यू टाइम a, क्योंकि कोलिनियर दे रखे हैं, वे लैम्डा एंड म्यू आर द सम स्केलर्स। ठीक है, विच आर नॉट इक्वल 0 होगा ये। ओके, अब जरा देखो कि क्या करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम सी वेक्टर माइनस म्यू टाइम ए वेक्टर। तो सबको एक तरफ ले जाओ तो देख रहे हो क्या हो रहा है? 1 प्लस म्यू टाइम ए वेक्टर माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम सी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? 0 आ रहा है। अब देख लो ये इक्वेशन किस फॉर्म की बन रही है? कैपिटल एक्स ए वेक्टर प्लस कैपिटल वाई सी वेक्टर की फॉर्म की बन रही है। लेकिन हमसे क्या बोला कि नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, मतलब ए एंड सी आर नॉन कोलिनियर। ए और सी जो है वो नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर है मतलब लीनियरली क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो मतलब कैपिटल एक्स 0 आएगा और कैपिटल वाई 0 आएगा। कैपिटल एक्स कौन था? 1 प्लस म्यू, ये 0 होना चाहिए, और 1 प्लस लैम्डा ये भी 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू -1 आएगा। तो अगर जो कंडीशन दे रखी है वो ट्रू है तो ये -1 आना चाहिए, तो -1 यहाँ पे रख दो, यहाँ रख दो, तो a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी। तो इससे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाती है? नल वेट। ठीक है, तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ? This same question and the question dependent on this have been asked many times in JEE mains or advance। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन उस क्वेश्चन में इसको ऐसे यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमें बोला जाए कि इफ देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली, देन
दे वर कोलिनियर, जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि दे विल बी कोलिनियर इफ x टाइम a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर प्लस z टाइम c वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, but there x plus y plus z has to be 0. So under the terminologies what we have studied in today, we can say that a vector, b vector, c vector are linearly dependent such that x plus y plus z is equals to 0. तो दो वेक्टर का लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो वो कोलिनियर होते हैं, लेकिन तीन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो वो लीनियरली, अगर वो लीनियर डिपेंडेंट है, तीन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का लीनियरली डिपेंडेंट है, तो दे कैन बी कोलिनियर, but in order to be collinear the coefficients of x y a b c should be equals to 0, ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि यहां पे ये जो दे रखा है बेसिकली तीन पॉइंट्स की बात करो, ठीक है, तो तीन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स, ये अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो सफिशिएंट नहीं है कि वो कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर होने के लिए साथ में कोफिशिएंट का x प्लस वाई प्लस जेड 0 होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, तीन, अगर मान लो मैं आपको तीन, अब आप बोलोगे सर तीन वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए तो क्या होगा, भाई कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा देख लेते हैं। देखो लेट्स से कि ये आपका एक, मैंने ऐसे ये आपका था वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, अब मैं आपको यहां पे एक वेक्टर और बनाता हूं ऐसे बी वेक्टर, ठीक है, ये ऐसे बना, ये बी वेक्टर, ठीक है, और इसी तरह से मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक वेक्टर और बना देता हूं ऐसे, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर। नाउ दिस ए बी सी आर 3 वेक्टर्स। पिछले वाले पार्ट में क्या था, ए बी सी व 3 पॉइंट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो ये तीनों वेक्टर मैंने एक ही प्लेन में बनाए, हाँ है ना। अब ये तीन वेक्टर मैंने एक ही प्लेन में बनाए तो इन तीनों वेक्टर्स में क्या होगा कि क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स हैं तो मैं इन्हें पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है, आई कैन शिफ्ट देम पैरेलली, और उन्हें मैं पैरेलली शिफ्ट करके क्या कर सकता हूं, पैरेलली शिफ्ट करके मैं उनको ऐसे को इनिशियल बना सकता हूं। ठीक है, आई कैन मेक देम को इनिशियल वेक्टर्स लाइक दिस। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ए बी सी, अगर ये, लेकिन बस देख रहे हो कि 3 वेक्टर्स, ये कैसे वेक्टर्स हैं, को प्लानर वेक्टर्स हैं, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ए बी सी अगर को प्लानर है, 3 वेक्टर्स अगर को प्लानर है तो क्या होगा, तो देखो यहां से मैं एक लाइन ऐसे एक बना रहा हूं जो बी वेक्टर के पैरेलल है, और इससे एक लाइन बना रहा हूं जो ए वेक्टर के पैरेलल है। तो देख रहे हो कि ये एक पैरेललोग्राम क्रिएट हो रहा है। एक ये हमारा जो सी वेक्टर है वो क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो सी वेक्टर जो है वो इन दोनों साइड्स को लेके, एडजेसेंट साइड लेके पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो अब जरा देखो कि ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, मतलब ये ए वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, तो देयरफॉर इट शुड बी एक्स टाइम ए वेक्टर। ये वाला वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो इट शुड बी वाई टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला वेक्टर ए के पैरेलल है, ये वाला वेक्टर बी के पैरेलल है, तो ये वाला वेक्टर होगा कोई ना कोई एक्स होगा, कोई ना कोई वाई होगा, जिसके लिए ट्रू होगा। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग सी वेक्टर क्या आ जाएगा, सी वेक्टर विल बी एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर, और ये साथ में यहां पे माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो अगर तीन वेक्टर्स को प्लानर हैं तो ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब देख रहे हो ये इक्वेशन कंडीशन कैसी है, अल्फा टाइम ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम बी वेक्टर प्लस गामा टाइम सी वेक्टर, मतलब ए बी सी कैसे हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। तो तीन वेक्टर्स, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि इफ 3 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, if 3 vectors are linearly dependent, this implies that 3 vectors are coplanar। अब देखिए जो पिछली बात करी थी उसको वो थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक लगेगी। पहले हमने क्या बोला था, 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ठीक है ये वाली चीज उस पर भी अप्लाई होगी। 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो वो क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे।
लेकिन क्या एक प्लेन में होने से कोलिनियर हो जाते हैं? नहीं, कोलिनियर तब होंगे जब x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा? 0 आएगा। यहां पे ध्यान, बार बार बोल रहा हूं, दिस इज फॉर 3 पॉइंट्स एंड दिस इज फॉर 3 वेक्टर्स। तो 3 वेक्टर्स अगर कोप्लानर हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर 3 वेक्टर्स को, ये समझिएगा, 3 वेक्टर्स कोप्लानर तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और लीनियरली डिपेंडेंट है तो कैसे होंगे? कोप्लानर होंगे। ये हम लोग यहां पे बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और 3 वेक्टर्स की क्या लीनियर डिपेंडेंसी क्या शो करेगा? ये 3 वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लानर हैं, ठीक है। तो ये लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी अभी हमने देखा कितने वेक्टर्स पे? 2 पे और 3 पे, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, 3 से ज्यादा वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो कोप्लानर होंगे, ये कहना सही सही नहीं होगा, ठीक है। ये रिजल्ट जो हम बता रहे हो कितने वेक्टर्स के लिए बता रहे हैं? 3 वेक्टर्स। तो अगर 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोप्लानर होंगे। 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो कोलिनियर होंगे, अगर कोफिशिएंट का सम क्या होगा? 0। अगर 2 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे, और अगर 2 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो वो नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है। इतनी सी बातें जो है आज हमने बात करी है, और नेक्स्ट टाइम पे हम इसके बारे में और भी चीज़ों की बात करेंगे, और क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है जिस कारण से हम लोग आई जे के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी राइट एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई जे के, और इज आई जे के इज द ओनली पार्ट दैट कैन बी यूज्ड, और इट देयर आर अदर वेज ऑल्सो। तो हम उसकी बात हम लोग अपने नए पार्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।